हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का ऑलराउंडर एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आइए आइए देखिए, कोशिका पार्ट 2 चल रहा था। पार्ट 1 तो हो गया है, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 चलने लगा है। देखिए, बहुत आसान है। इसमें क्या क्या बातें होने वाली हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। बस केवल हमारे साथ बने रहिए और देखने से पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना, ऑलराउंडर सर हैं तो अच्छा ही होगा। चलिए आइए, यहाँ पे देखिए, कोशिका पार्ट 2 में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना होगा कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो से नाम से नहीं लगा, प्रो मतलब पुराना, प्रो पुराना, यूकैरियोटिक मतलब नया। प्रो मतलब पुराना, यूकैरियोटिक मतलब नया। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिकाएं, बहुत बहुत पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी बहुत समय पहले जो हुई रही होंगी। आज भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वाले जीव जंतु होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये जो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इनके अंदर कुछ चीज़ें हैं ना जो नहीं पाई जाती, कुछ चीज़ें जो यूकैरियोटिक में हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं। कैसे? ये बात अगर ध्यान देना है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, तो केंद्रक इनमें नहीं होता है। क्या नहीं होता? केंद्रक इनमें नहीं होता। जब इसमें केंद्रक है ही नहीं है तो इसके अंदर जो होने वाला जो वो चीज़ है, जो इसके अंदर का विकास है, यानी इसके अंदर का ब्रेन ही नहीं है। ब्रेन ही तो मेन होता है, तो ब्रेन ही नहीं है तो इसका मतलब ये एकल कोशिकाएं होंगी। और इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर सेल्स नहीं है। बहुत सारी एकल कोशिकाएं यूकैरियोटिक में होती हैं, लेकिन उनके पास सेल, अपना सेल, यानी अपना न्यूक्लियस होता है, जबकि इनके पास न्यूक्लियस अपना नहीं है। अब हम आगे बात करें तो इन ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी इससे यही होते हैं जिनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर एक चीज़ और नहीं होता है बैक्टीरिया में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी ऊर्जा घर नहीं होता है। इनकी ऊर्जा बनाते ही नहीं, ऊर्जा घर नहीं होता है इनके अंदर। और दूसरी बात, गॉल्जी बॉडी नहीं होता, तो ऊर्जा को ले जाने ले आने का जो परिवहन का कार्य करता है वो भी इनके पास नहीं होता है, यानी गॉल्जी बॉडी इनके पास नहीं है। अगर हम आगे बात करें थोड़ा सा और इसके आगे बढ़ें तो हम अब आते हैं यूकैरियोटिक में। देख, प्रोकैरियोटिक में पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, ज़्यादा बात है आपकी यूकैरियोटिक में पढ़ने के लिए। तो हम चलते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रक होता है। केंद्रक का मतलब है पूरा केंद्रक आपको पढ़ाया जाएगा, और केंद्रक बहुत ही जरूरी है। केंद्रक क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। यानी सेल क्या, सेल का क्या है वो ब्रेन है, यानी सेल का आपका मस्तिष्क ही है वो। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है केंद्रक पढ़ना। तो इसके अंदर केंद्रक होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है, दूसरी चीज़ इसकी किसमें किसमें पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ, कवक, जंतु, वनस्पति, ये जितनी प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी यूकैरियोटिक सेल होता है। और कौन कौन सा, जैसे जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ कवक का नाम सुने होंगे, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, तो आपके यूकैरियोटिक में आते हैं। जी प्रो, हाँ यूकैरियोटिक में आते हैं। देखिए आगे, अगला चीज पौधे और जानवरों में ही होता है, तो अभी भी मैंने बताया ये जीव वनस्पति सभी में पाया जाएगा। दूसरी चीज, अगर हम यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा और पढ़ें तो सबसे ज्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक ही बात है, केंद्रक का होना। और केंद्रक का होना यानी कि एक प्रकार से इसके अंदर एक और अन्य जीवित ऑर्गेन्स का होना, क्योंकि केंद्रक अपने आप में ही पूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर है क्या, डीएनए है, आरएनए है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं। तो ये अपने आप में ये क्या है, लिविंग ऑर्गेन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब। सबसे पहले कोशिका के जस्ट बाद बात होती है कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, तो ये है, ये रहा हमारी कोशिका, ये रही हमारी कोशिका के अंदर की क्या, न्यूक्लियस। अब इस केंद्रक और इस न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है, इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसी लिक्विड को हम इसके नाम से जानते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। कहाँ है ये पाया जा रहा है, याद रखना, पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, तो हमेशा पाया जाता है कहाँ पे, कोशिका यानी साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका और उसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस के आसपास जो पूरा लिक्विड है, उसी लिक्विड को बोला जाएगा, क्या नाम है आपको, साइटोप्लाज्म, यानी कि इसी को बोला जाएगा आपका साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज वगैरह होता है, वो आगे बात करेंगे। वो बात हमने पिछली कक्षा में करी दी है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसमें है। आगे हम बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा हम देखिए, फिर से एक बार इसमें लिखा भी है तो उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में उपस्थित होने वाला जो द्रव्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। कहाँ पे, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य, ये है प्लाज्मा झिल्ली और ये है केंद्रक, और इन सभी के मध्य में जो पाया जा रहा है यही द्रव्य क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए होता तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्लूकोज। और ग्लूकोज
ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनना, अम्ल से ग्लाइकोलाइसिस होना, जिसके साथ एनर्जी का निर्माण होना। एनर्जी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ग्लूकोज होता है और वो ऑक्सीजन जब उसमें आगे मिलता है, देखिए ऑक्सीजन का मिलना ही क्या है, एनर्जी का निर्माण है। ऑक्सीजन का मिलना है, ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो पूरा आपको वो रेस्पिरेशन पढ़ा जाएगा उसमें, आपने पता होगा श्वसन तंत्र के अंदर अंदर पूरी बातें उसमें हैं, तो वो पूरी बताई जाएंगी। पहले अभी यहाँ पे देखिए, ये जो ग्लूकोज होता है अगर इसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं ना, तो ये एनर्जी बनाता है और ये CO2 बनाता है। और आपको लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसी बात हो जाएगी क्या, कि ग्लूकोज है उसके अंदर एनर्जी मिला दी और वो उसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी और एनर्जी तैयार हो गई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत इसका प्रोसेस है। इसका प्रोसेस क्या होता है, तो पहला स्टेप है जो एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहला ही स्टेप, सबसे ज़्यादा स्टेप। अब बहुत सारे स्टेप हैं इसमें, लेकिन पहला स्टेप आपको पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज क्या होता है, पहले वो पायरुविक अम्ल में टूटता है। किसमें टूटता है, पायरुविक अम्ल में पहले टूटेगा। तो इस टूटने की प्रक्रिया को ही, पायरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया को ही बोलेंगे हम ग्लाइसोलिसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस। तो पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस की घटना कहाँ घटती है, तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस की घटना हमेशा किसमें घटती है, आपका कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में घटती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद आता है क्रोमोसोम। देखिए इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपके अगर पूरी बात करें तो ये सेल है जिसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, इसके अंदर लाइसोसोम रहेंगे, इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा जो स्मूथ और रफ होता है, इस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA होगा, DNA के RNA होगा, और साथ में कुछ क्रोमोसोम, ये जो थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होती है, वो क्या होता है आपका क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के भी अंदर की बात होती है, उसके अंदर जीन होता है, तो पूरा डिटेल है इसके अंदर। बाकी यहाँ बाहर बाहर भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे वैक्यूल्स होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम होते हैं जो इस पर चिपके रहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, राइबोसोम भी पढ़ा जाएगा। तो ये जो जितने भी इसके अंदर ये बॉडी बॉडी होता है, तो ये सारी बातें आपको धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे अब हम अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, साइटोप्लाज्म यानी पहला कोशिका द्रव्य जो इसके अंदर लिक्विड भरा था उसकी बात की थी। ये लिक्विड हल्का चिपचिपा 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 होता है, यानी लेई जैसी संरचना होती है। याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है। ये प्लाज्मा झिल्ली में भरा होता है, प्लाज्मा झिल्ली में जो भी ये जो लिक्विड भरा है, इसके अंदर जो भी अपनी जगह पे जो भी इसके अंदर कोशिकांग है ना, वो अपने अपने जगहों पे फिक्स रहते हैं। किसके कारण फिक्स रहते हैं, इसी कारण फिक्स रहते हैं। अगर ये ना हो ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से उछल के इधर आ जाएंगे, कुछ उधर चला जाएगा। लाइसोसोम भी इसके साथ में है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग है, वो फट जाएगा तो पूरा का पूरा कोशिका नष्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, वो वहाँ पे अपने जगहों पे क्या होते हैं, गड़े होते हैं। तो जैसे लेई में कुछ चीज़ फंसा दिया जाए तो अपने स्थान में नहीं रहेगा, वो अपने स्थान पे उसी स्थान पे अपना वर्क करता रहता है, वहीं पे फंसा रहता है। तो ये एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्रोमोसोम। तो देखिए लाइन बाय लाइन आ रहे हैं, उसके बाद हम क्रोमोसोम की चर्चा कर रहे हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर की बात है, तो अभी न्यूक्लियस के अंदर आ गए हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम ही है। इसमें क्या होता है, ये कैसे बना होता है, तो क्रोमोसोम DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन, याद रखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन और DNA से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। DNA क्या है, टी की राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जिसके बारे में फुल डिटेल एक अलग से क्लास रहेगी, DNA में पढ़ा जाएगा। तो DNA इसमें नहीं समझना है, DNA बहुत बड़ा है। चलिए आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये मिला के क्रोमोसोम बन गया। सबसे छोटी इकाई इसके अंदर होती है जिसको जीन कहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट जो है सेल है, वैसे ही न्यूक्लियस की सबसे छोटी यूनिट क्या है, जीन है। सबसे छोटी यूनिट क्या है, जीन है उसके अंदर की। तो सबसे छोटी यूनिट जीन होती है, और ये जीन भी DNA और हिस्टोन प्रोटीन से ही बना होता है। DNA और हिस्टोन प्रोटीन से ही क्या बना होता है, सबसे छोटी जो जीन है, जो सबसे छोटी इकाई है, वो जीन जो बनी है वो किससे बनी है, मिलकर आपका DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना। अब बात करें, देखो इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होते हैं। इसके अंदर गुणसूत्र अलग अलग चीज़ों, मतलब अलग अलग जानवरों, अलग अलग वनस्पतियों, सब में अलग अलग होते हैं। तो हम अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि जो सबसे हार्ड है, वही क्वेश्चन है हार्ड। बाकी कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। मैं मेन बताता हूँ, वही बताऊँगा जो चीज़ तुम्हारे यूज में आएगी। क्योंकि बाहर फालतू फालतू यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है। फालतू वो चीज़ कर देंगे तो वो चीज़ यूज में नहीं आएगी कहीं, और
यूज में जो आए ना वही बताना चाहिए, तो हम यूज में वाले अनिवार्य बात बता रहे हैं आपको, जो चीज़ यूज में आएगी। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्रोमोसोम से, कि पूछा जाता है मटर में कितने जोड़ी समूह क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 7 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 7 जोड़ी। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना होगा, ये 7 जोड़ी क्रोमोसोम पर ही रिसर्च करे थे वो। तो उनका पूरा मटर पे रिसर्च ही है, पूरा आगे बढ़ाया जाएगा, वो मटर की रिसर्च अलग है। आगे बात करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक होता है, इसका नाम होता है ऑफिग्लोसम रेटिकुलेटम। ये जो होता है ना, ये इसके अंदर 630 जोड़ी क्रोमोसोम, मतलब समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किसके अंदर है पता है? इस एक चीज़ के अंदर। ये क्या है? एक वनस्पति है। ये क्या है? एक वनस्पति है। इसके अंदर कितना? 630 जोड़ी। ऐसे होता है एक पिलोसुला। क्या है? मेरिस्मीसिया पिलोसुला। ये जो है ना, इसके अंदर पाया जाता है केवल एक जोड़ी। मतलब हमारे सबसे अधिक जोड़ी क्रोमोसोम किसमें पाए जाएंगे? तो इसमें पाए जाएंगे, यानी ऑफ से ऑफ जाएंगे आपके, ये पाए जाएंगे आपके मेरिस्मीसिया। तो याद रहेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन आया पेपर में, कई बार आता है, 100% आएगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम सब में आएगा। आगे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके बाद आता है एक टॉपिक। ठीक है, क्रोमोसोम समझ में आएगा आई थिंक, अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसकी सबसे पहली बात आती है खोज करता। तो खोज करता है इसकी अल्टमैन है, बहुत बार पढ़ाया गया होगा, अल्टमैन है, अल्टमैन है, अल्टमैन है। कब खोजा था? 1894 में, 1894 में, 1894 में, 1894 खोजे थे, 1894 खोजे थे। ये बार बार सुने होंगे, तो ये बात सही है। लेकिन अल्टमैन ने इसका नाम दिया था क्या? बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। तो ये अल्टमैन का नाम दिया हुआ नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने नहीं दिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया उसको दिया कार्ल बेंडर ने। अरे अलग अलग वैज्ञानिक आते रहते हैं, अब वो जो नाम दिया रहता है ना, उसको काट के दूसरा अपना नाम दे देता है, फिर अगला आता है वो अपना नाम देता है। तो ये काम चलता रहता है। तुम भी वैज्ञानिक बन जाओ, तुम भी अपना नाम दे दो, बस डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि कैसे करना है। तो बस तुम खोजकर्ता बनो, नाम दे दो अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर जाएंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल टेबल कभी देख लीजिएगा, उसमें मेंडल के नाम से एक पूरा एलिमेंट का नाम ही है। 101 नंबर पे आता है मेंडेलिनियम, 101 नंबर पे। किसमें? शायद एक तो ऑक्टेनाइज सीरीज में। तो आप जाएंगे, पूरी सीरीज होती है ना, वो नीचे दी होती है दो, ऑक्टेनाइज और ये वाली। उस सीरीज के अंदर जाएंगे ना, 101 नंबर पे आपको मेंडेलिनियम मिलेगा। मेंडेलियन कौन है? मेंडल के नाम से ही है, खुद ही वैज्ञानिक है। और अपने नाम से ही वो क्या कर रही है, पूरा पूरा एलिमेंट का नाम ही दे दिया कि ये नाम, इस एलिमेंट का नाम रहेगा मेंडेलिनियम। खोज करता है, तो ऐसे करके आप भी दे सकते हैं। लेकिन आप लोग दे नहीं पाएंगे क्योंकि पढ़ते वढ़ते हैं नहीं। चलिए, आगे देखिए, कार्ल बेंडर। इसके बाद क्या है? ये जो इन्होंने दिया इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूछा जाएगा किसने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया? तो कार्ल बेंडर ने दिया। लेकिन अगर पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी, तो अल्टमैन ने की। लेकिन नाम उसका क्या रखा था? बायोब्लास्ट। क्या रखा था? बायोब्लास्ट। कितनी बार क्वेश्चन आया कि बायोब्लास्ट नाम किसने रखा था? अल्टमैन ने रखा था। किसका नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो पॉइंट पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पॉइंट है इसके बाद का इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले निर्माण इसी का होता है, सबसे पहले। यानी कोशिका के अंदर जो सबसे पहले बनता है ना, वो कौन सा अंग बनता है? यानी कोशिकांग बनता है। वो सबसे पहला बनने वाला कोशिकांग आपका क्या है? कौन सा कोशिकांग है वो आपका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, और बिना एनर्जी की कोशिका चलेगी नहीं। तो सबसे पहले एनर्जी बनाने वाले को बनाना पड़ेगा ना। तो एनर्जी बनाने वाले को पहले बना दिया जाता है, और फिर एनर्जी वो बनाता है तो सभी अंग बनने से स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे सारे अंग बनने लगते हैं। लेकिन सारे कोशिकांग में सबसे पहले बनने वाला कोशिकांग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि सबसे पहले निर्माण होता है, ये बात मैंने बता दी। उसके बाद क्या है? इसी को ऊर्जा घर बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्यों पावर हाउस बोलते हैं? पावर हाउस इसलिए बोलते हैं कि श्वसन तंत्र के दौरान जो ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी से आरबीसी, मतलब आरबीसी के माध्यम से हीमोग्लोबिन लेके आता है, वो ऑक्सीजन जब आता है आपकी बॉडी से, कहाँ पे? हर एक प्रत्येक सेल के पास। तो वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है? उसके अंदर जाता है। उस ऑक्सीजन को लेकर के वो क्या चलाता है? एक
क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, उसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। वो क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा तैयार होती है। कितने फॉर्म में? एटीपी, 38 एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा तैयार होती है, पैकेज होता है पूरा। और ये पैकेज तैयार होके जो ऊर्जा बनती है, तो ये ऊर्जा कहाँ बन रही है? ये ऊर्जा बन रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बन रही है तो हम क्या बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का घर है। क्यों कहा गया घर? इसलिए घर कहा गया क्योंकि वहीं पे ऊर्जा बन रही है, और जहाँ ऊर्जा बनेगी वही उसका ऊर्जा घर होगा। जैसे पावर हाउस आपके घर में, आपके आसपास भी होगा। आसपास आसपास क्या होता है? जहाँ से लाइट आती है, बिजली, तो पावर हाउस ही तो कहते हैं उसको। और वो पावर हाउस, यही चीज़ का पावर हाउस कहते हैं इसको। ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह, पावर हाउस, सारी बात इसी को कहते हैं। ठीक है, अगली बात, इसमें भी डीएनए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें भी डीएनए मिलता है। डीएनए इसमें मिलता है मतलब, अगर डीएनए उसमें है, किसमें? न्यूक्लियस में है, तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप में क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या करता है? ये अपने, जब इसके अंदर डीएनए मिल रहा है, ये अपना ऊर्जा भी बना रहा है, और सारी सारी बातें इसके पास में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अर्ध स्वायत्त हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? ये खुद से अपना आधा काम कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अकेले, कभी पूछा जाता है अपने से आधा काम कौन कर लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ऐसा है सेल के अंदर का कोशिकांग जो क्या कर लेता है? लगभग आधा काम अपना स्वयं कर लेता है। तो उसके अंदर क्यों? क्योंकि डीएनए मिलता है। डीएनए मिलता है तो ये भी आता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियम जो डीएनए है, हम कौन सा, वो केंद्रक वाला डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाले डीएनए की बात कर रहे हैं। ये वाला डीएनए आया कहाँ से? तो याद रखिएगा, ये डीएनए हमेशा कहाँ से आता है? माँ से आता है। तो बच्चे की जो माँ होती है ना, उससे आपके अंदर आता है डीएनए। कौन सा? कौन सा डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि माता से आने वाला डीएनए किसमें आता है? न्यूक्लियस में। पहला ऑप्शन दिया रहता है, टिक मार के आ गए तुम, गलत हो गया। क्या होता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो माता से आता है। वो कहाँ से आता है? किसमें आता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। किसमें आता है? किसमें से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट सी जोड़ी, यानी आपको क्रोमोसोम देखने पड़ेंगे, किसमें कितने जोड़ी होते हैं। यहाँ पे भी लिखा था, ये तो बात क्रोमोसोम वाले पार्ट की है, लेकिन यहाँ पे लिखा था उसमें ध्यान नहीं दिया। इधर वाला मैं बात बता दिया हूँ। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? आपका राइस जो होता है, राइस, चावल, राइस, चावल, इसके अंदर 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। 12 12 जोड़ी, 24 कुल। ह्यूमन में 46, 23 23 का 2 जोड़ी। ऐसे ही चिम्पैंजी के 48 होता है। डॉग के अंदर कितना होता है? आपका कितना होता है? इसमें सबसे ज़्यादा होता है, डॉग में सबसे ज़्यादा होता है। और डॉग का बहुत याद रखना है, कितना होता है? 78 होता है। लिखा हुआ कितना होता है? 78। कितना? 78 सबसे ज़्यादा। और आगे बात करें, पिग पिग पिग, सुअर, सुअर नाम सुने हो? सुअर, उसमें कितना होता है? पिग में, पिग में होता है कितना? अरे कितना होता है? 38। कैट में कितना होता है? 38। याद रखना, पिग और कैट का सेम होता है। तो कभी कोई पूछता है पिग और कैट में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने होते हैं? 38 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 38। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसको चाहें तो इकट्ठे में भी देख सकते हैं, या अलग से पूरा संपूर्ण सेल नाम से पूरा एक वीडियो होगा जिसके अंदर आप पूरा देख सकते हैं। लेकिन अभी छोटे छोटे पार्ट्स में आप देखिए, जिससे आपको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें मिलती जाएँ। चलिए आइए, बिना टाइम का वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलिए आइए, देखिए इसके बाद हमने अभी तक केंद्रक की बात कर ली थी, हमने अभी साइटोप्लाज्म की बात कर ली थी, उसके बाद मैंने भी कुछ टॉपिक बात कर ली थी। लेकिन अभी जो बचा हुआ था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो था लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम जो है, वो आपका सुसाइड बैग से, बैग के नाम से जाना जाता है। किसमें? कोशिका के अंदर उपस्थित सुसाइड बैग। अब अनुमान अनुमान लगाओ, जिस चीज़ को सुसाइड बैग ही कहा जा रहा है वो खतरनाक तो होगा ही, खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? सुसाइड बैग इसीलिए बोला जा रहा है, इसके अंदर एक पाया जाता है जल अपघट्य पदार्थ, यानी जल अपघट्य एंजाइम, जिसे बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक के नाम से नहीं सुना है? हाइड्रोलिटिक, हाइड्रो मतलब होता है जल, लिटिक मतलब होता है जो नष्ट कर देता है, जो छिड़काव करने पे जो खत्म कर देता है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये, नष्ट करने वाला जल है ये। क्या कर देता है? इस जल को क्या करता है? चारों साइड छिड़क करके
अपने आसपास की कोशिकाओं को या अपने अंदर इस कोशिका में उपस्थित जितने भी अन्य कोशिकांग हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अब ये कैसे करता है, मान लीजिए उस कोशिका के अंदर कुछ अंग काम करना बंद कर दिए, कुछ अंगों का काम खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका, भाई उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। तो अब क्या करेगा, इनको तो समाप्त करना है ना, वो जो समाप्त हो गया तो उसकी जगह खाली है, उसको अब पूरा साफ करके उसकी जगह पे नया उगना है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लीनर भी बोला जाता है। इसी को क्लीनर बोला जाता है, सफाई कर्मचारी है ये, सफाई कर्मचारी मतलब समझते हैं ना, क्लीनर भी है ये। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है पता है, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसको परमाणु बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु बम। देखो, BOMB बम नहीं पढ़ा जाता, BOMB बम पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ लिए, तो इसमें बुरा मत मानिएगा। चलिए, बम होता है, ठीक है। तो आगे आते हैं, इंग्लिश के टीचर नहीं, लेकिन इंग्लिश आती है। चलो, इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, एक इसका एक और नाम है निपटान थैली, डिस्पोजल बैग। क्या होता है, डिस्पोजल बैग। निपटान, निपटान मतलब निपटा देने वाला चीज, निपटान थैली, निपटा देने वाला चीज। तो ये डिस्पोजल बैग भी है, क्या कर देता है, निपटान थैली है, निपटा भी देता है। निपटा दी मतलब जिस जो काम नहीं करेगा ढंग से ना उसको निपटा देगा। मान लो कि उसमें से उसके लाइसोम है और उसके आसपास जितने भी कोशिकांग है उसमें से कोई काम नहीं कर रहा है ना, उसके ऊपर ये छिड़क करके जल अपना उसको क्या कर देगा, निपटा देगा, इसीलिए उसको निपटान थैली भी बोलते हैं। वो खतरनाक है ये। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या है ये, इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है, इसका काम विषाणु और बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी होता है। तो ये आपके जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, इन सभी से बचाने का भी प्रोसेस कौन करता है, तो आपका कौन करता है, यही जल अपघट्य पदार्थ को छोड़ करके लाइसोसोम ही बचाने में मदद करता है। क्योंकि क्या होता है, इस लाइसोसोम के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। उस पोर्स के से क्या होते हैं, बहुत सारे जो अन्न जिनकी ज़रूरत नहीं है वो चले जाते हैं अंदर। तो उनको क्या कर नष्ट करने के लिए कौन काम करता है, उस कोशिका के अंदर अगर कुछ भी आ गया ऐसा चीज़ पोर्स से, तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम करता है। अगली बात इसमें अगर ध्यान देखें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का और क्या काम है, ये मरी हुई सेल्स को खा करके समाप्त कर देने में भी काम करता है। जैसे मान लो आसपास की सेल्स कुछ डेथ हो गई हैं, उन सभी सेलों को क्या करेगा, खा पी के वहाँ पे एकदम सब समाप्त कर देगा, यानी उसको क्या कर देगा, वहाँ पे क्लीन कर देगा, इसीलिए इसको क्लीनर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सफाई कर्मचारी भी इसीलिए बोलते हैं। ये सारी इसके बारे में बात थी लाइसोसोम के बारे में, किसके बारे में बात थी, लाइसोसोम के बारे में। तो अब आई थिंक आपको सब कुछ याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार आप देख भी सकते हैं। अगले में आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके बाद क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम बहुत खतरनाक चीज़ है, जैसे यही है लाइसोसोम है ना, राइबोसोम का काम ये तो नहीं है, लेकिन राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाने में मदद करने, प्रोटीन, आपकी प्रोटीन फैक्ट्री है आपकी, तो उसको कौन है, यही तो है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। अगली चीज़ को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते क्यों है, क्योंकि ये प्रोटीन को क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। किसको, प्रोटीन खुद भी बनाता है, और इसके अगल बगल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं पे चिपका रहता है, किस पर, स्मूथ वाले पे कि रफ वाले पे, रफ वाले पे। अरे इसी के चिपकने के कारण तो वो रफ है, यानी क्या है, खुरदुरा इसीलिए तो है, तो खुरदुरा यानी रफ, इसीलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी कारण से हो रहा है। अगली बात करें अगर इसके अंदर, तो आपको देखना होगा कि राइबोसोम को खोजा किसने था, तो 1955 में इसको जॉर्ज एमिल पलाडे ने खोजा था। किसने खोजा था, जॉर्ज एमिल पलाडे। इसीलिए वो पलाड ने खोजा था इसको, तो उन्होंने अपना नाम ही दे दिया पार्ट कॉर्पसूडरस। यानी इसका जो कॉर्पसूडरस नाम है, ये जो नाम है ना, इस नाम को भी देने वाला कौन है, यही है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा राइबोसोम नाम किसने दिया, तो आप याद रखना है, रिचर्ड बी रॉबर्ट ने दिया। किसको, राइबोसोम इसका नाम दिया, इसका राइबोसोम नाम थोड़ी नहीं दिया था इन्होंने, इन्होंने दिया था इसका नाम क्या, अपने ही नाम से इन्होंने बना दिया था, पलाड कॉर्पसूडरस, अपने नाम से बना दिया। लेकिन उसको बाद में आया कौन, रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा राइबोसोम है, क्योंकि अपने रॉबर्ट के अकॉर्डिंग ही राइबोसोम ये भी बनाए होंगे, लेकिन इनको ज़्यादा कोई बोलेगा नहीं कोई, राइबोसोम तो राइबोसोम, तो राइबोसोम बना दिया, बता दिया इन्होंने, मतलब खोज दिया इन्होंने, बना थोड़ी नहीं दिया, ये बना थोड़ी नहीं पाएंगे। अगली बात देखते हैं, ये 70s और 80s दो प्रकार के क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स का निर्माण के प्रोसेस होता है। अब 70s 80s क्या है, तो इस पुराने नए के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल की बात भी होगी, वो ज़्यादातर आपको किसमें पढ़ने को मिलेगा, स्वतंत्र में पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। अब ये राइबोसोम्स के बारे में बस इतना ही जान लीजिए, ये 70s 80s का जो रोल है वो क्या है, इसके अंदर से दो पॉइंट ऐसे होते हैं, वो जो एक गोला होता है वो थोड़ी नहीं, ये पूरा
दो गोला होता है, एक छोटा गोला एक बड़ा गोला होता है। ये जो छोटा वाला गोला 30s का होता है, ये बड़ा वाला गोला 50s का होता है, इधर 40s का होता है, 60s का होता है। इसको जोड़ो, चार कितना हो गया, 5, 50 और 30, 80। गलत लिख दी क्या? अरे नहीं, गलत नहीं लिखे हैं, बात सही है। ये 80 ही होता है। 70 एस इसको बोला जाता है, इसमें 10 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 10 का अंतर आता है, 10 का अंतर आता है। यहाँ देखो देखो देखो, 100 आ रहा है, 40, 100, 60, 100। अरे मामला गड़बड़ हो गया, 100 लिख दी, गलत लिख दी। नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये इतने का ही होता है, लेकिन इसका जो पूरा अंतर है वो कितने का आता है? 20 का अंतर आता है। तो इसमें इतने का अंतर चलता है, इसमें से 10 का अंतर चलता है, 20 का अंतर, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको आगे बढ़ना। वो आपके टॉपिक मतलब आपके उसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे बात करते हैं। ये बातें आपको जहाँ तक है पूरी पूरी क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा लाइसोसोम्स के बारे में बताते हुए हम ये भूल गए थे कि उसको उसको खोजा किसने था। 1955 में सामने लिखा है, क्रिश्चियन डी डूबे ने खोजा था। किसने खोजा था? क्रिश्चियन डी डूबे ने खोजा था 1955 में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही। तो अगला जो टॉपिक है इसके बाद आएगा, इसके बाद आप जानते हैं इसके बाद कौन सा अंग बचा हुआ है, तो आपका कोशिका, कोशिकांग का सबसे इंपॉर्टेंट बचा है कि केंद्रक, उसको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद भी और कुछ टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं, सारे पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।